एक पॉइंट है बीपीएससी के कार्य प्रणाली एवं इंटरव्यू बोर्ड का प्रत्यक्ष अनुभव। मतलब कैसे इंटरव्यू होता है बीपीएससी में। तो इंटरव्यू जो होता है उसमें एक सब जानते हैं बोर्ड रहते हैं, बोर्ड मेंबर्स। वहाँ के जो मेंबर होंगे वो बोर्ड के चेयरमैन होते हैं और बाकी 4 या 5 जितने लोग रहे, एक रिटायर्ड आईएएस रहते हैं कोई एडमिनिस्ट्रेशन से, एक आईपीएस में से रहते हैं पुलिस के लिए, और लगभग 2 प्रोफेसर रहते हैं, कभी कभी एक भी कर रह सकते हैं कभी। तो यही कुल मिला जुला के बोर्ड मेंबर का गठन होता है। कैंडिडेट का नाम नहीं पूछा जाता है आजकल, जो है पहले पूछा जाता था, और कैंडिडेट का कोई बायोडाटा भी बोर्ड में नहीं रहता है ना। यानी आपका नाम, आपके पिता का नाम या कहाँ घर है, ये सब पार्टिकुलर जो है बोर्ड में नहीं रहते हैं। इंटरव्यू में लोग सवाल पूछते हैं बारी बारी से, और जब लड़का चला जाता है कैंडिडेट तो मार्किंग करते हैं। मार्किंग का वैसे 2 तरीका है। एक तो सब लोग मार्क्स अपना अपना दे दे और तो एवरेज निकाल लिया जाए, लेकिन यहाँ ऐसा मार्किंग नहीं होता है। यहाँ मार्किंग की विधि क्या है कि कैंडिडेट के जाने के बाद सारे मेंबर्स डिस्कस करते हैं, बोर्ड के मेंबर्स, कि कितना दिया जाए। तो सबका अपना अपना ओपिनियन है। जैसे 120 है, कुछ लोग कहते हैं कि 80 दे दीजिए, कुछ लोग कहते हैं कि नहीं एक आध आदमी ने 85 कर दीजिए, किसी का कहता है कि नहीं हमारा सवाल का जवाब दिया नहीं इसलिए 75 ही दीजिए इसको। तो फिर डिस्कशन के बाद सब मिला जुला के आता है कि नहीं चलिए 80 दे दीजिए, है ना। तो ये एग्रीड मार्किंग, ये कहलाता है कंसेंसस मार्किंग, कमिंग आफ्टर कंसेंसस। तो 80 जो डिसाइडेड हुआ, एग्रीड हुआ, वो सब लोग वही मार्क्स दे देते हैं, है ना। बहुत रेयर केस में ऐसा होता है कि नहीं डिसीजन नहीं हो पाता है, एग्रीमेंट नहीं हो पाता है, कंसेंसस नहीं हो पाता है कि नहीं हम इतना ही देंगे। उस केस में, रेयर केस में, एक आध केस में ऐसा हो सकता है कि भाई ठीक है सब अपना नंबर दे दीजिए और फिर सबका एवरेज जो है निकाल लिया जाता है। लेकिन हमने अपने 8 साल के अनुभव में ऐसा कभी नहीं पाया। अक्सर कंसेंसस मार्किंग हो जाती है। बोर्ड 2 सीटिंग में बैठती है ना। फर्स्ट सीटिंग जैसे 10:30 से 2 बजे तक हुआ, फिर लंच के बाद 2:30 बजे से मान लिया या 3 बजे से फिर 6 बजे तक, 7 बजे तक जब तक रहा। तो और सब तो अपनी जगह पर है। एक बात ये भी हमको समझना चाहिए, जानना चाहिए कि मेरा इंटरव्यू कब है, इस पर भी कुछ डिपेंड करता है हालांकि नहीं करना चाहिए ऐसा, लेकिन चूंकि इंटरव्यू लेने वाले आदमी है, कोई मशीन तो है नहीं कि 10 बजे भी वही बात होगी यार 2 बजे भी वही बात होगी, ऐसा तो नहीं होता है ना। मशीन में जो 10 बजे रिजल्ट आएगा वही 2 बजे भी आएगा, लेकिन आदमी में ऐसा नहीं होता है, कुछ ना कुछ फर्क पड़ जाता है। तो जैसे मान लिया कि किसी लड़के का फर्स्ट सीटिंग में पड़ा और पहला लड़का वही है, उसको मालूम था कि मेरा कभी इंटरव्यू है, कितने रैंक पर है मेरा, है ना। तो जो पहला लड़का है उसको तैयार रहना चाहिए कि उसका इंटरव्यू जो थोड़ा लंबा चलेगा क्योंकि सब लोग फ्रेश रहते हैं, घर से अपना नाश्ता पानी करके आते हैं, है ना। तो उनसे लोग ज़्यादा पूछते हैं, है ना, सब लोग थोड़ा डीपली में पूछते हैं। तो उसको पहले से ये तैयारी करनी चाहिए। जैसे उनका बोर्ड में इंटरव्यू मालूम हो गया कि इस नंबर पर है ना, या वहाँ जाके ही मालूम पड़ा, तो कम से कम माइंड मेकअप कर लें कि घबराए नहीं कि एकाएक कि कुछ इंटरव्यू लंबा चलेगा, थोड़ा डीपली चलेगा, है ना। तो पहला लड़का, फिर दूसरा लड़का, फिर तीसरा लड़का, 1-2 लड़के के बाद बोर्ड में ऐसा हो जाता है कि भाई बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है, ऐसा टाइम होगा तो फिर लंच तक नहीं कर पाएंगे हम लोग, है ना। तो कुछ शॉर्ट कीजिए, ऐसा होता चलता है ना। तो 2 या 3 लड़कों के बाद, कैंडिडेट के बाद कुछ इंटरव्यू का टाइमिंग घट जाता है। तो उसके बाद जो लड़के आते हैं वो थोड़ा श्योर रहेंगे कि नहीं बहुत ज़्यादा इसमें लेग पुलिंग अब नहीं होगी, टू द पॉइंट क्वेश्चन पूछ के आंसर लेके छोड़ दिया जाएगा जल्दी। जैसे हो सकता है पहले लड़के का इंटरव्यू 45 मिनट चल जाए,
होता क्या कि बोर्ड मेंबर 4-5 बैठते हैं, तो कोई मेंबर पूछा तो दूसरा मेंबर चाहता कि उससे अच्छा सवाल हम पूछें। तो यहाँ मेंबर में ही कंपटीशन हो जाता है। कैंडिडेट में तो होता ही कंपटीशन, मेंबर में ही सवाल पूछने का कंपटीशन हो जाता है। अच्छा उससे ऐसा पूछा तो हम ये पूछते हैं, वो 5 क्वेश्चन पूछा तो हम 10 क्वेश्चन पूछते हैं, है ना। तो पहले लड़के का इंटरव्यू जो है इसी में हो सकता है 45 मिनट भी हो जाए, लेकिन बाद में उन लोग को लगता है कि नहीं भाई तो बेकार कर रहा है, तो जो नंबर देना है वो तो 10 मिनट में ही मालूम पड़ सकता है ना। लेकिन लड़कों को तैयार रहना चाहिए। और जो सिटिंग है उसके लास्ट में, जो 1:45 बजे 1:30 बजे जो लड़का गया है, उस समय क्या होता है कि सब लोग भागने के मूड में रहते हैं कि चलो अब जल्दी जल्दी लंच हो रहा है, जल्दी खत्म करो इसको, है कि नहीं। तो उसके लिए भी कैंडिडेट को तैयार रहना चाहिए कि हमसे थोड़ा सा जल्दी जल्दी पूछा जाएगा कि जवाब जल्दी दो। अब बहुत डीप में वहाँ लोग रह जाते हैं। तो ये सब पर भी थोड़ा सा माइंड में सोचना चाहिए कि हम किस समय हम कैसा, किस तरह का मेंट ऑफ माइंड मेरा होना चाहिए। उसके लिए हम प्रिपरेशन पहले से करके रखें कि मेरा इंटरव्यू पहले पढ़े तब क्या होगा, बीच में पढ़े तब क्या होगा, लास्ट में पढ़े तब क्या होगा। उस तरह सेकंड सेटिंग में जिसका लास्ट में पड़ेगा उससे तो बहुत कम पूछा जाता है, क्योंकि सबको भागना रहता है। किसी को ज़्यादा ट्रेन पकड़ना हो, किसी को फ्लाइट पकड़ना हो, किसी को शादी में जाना है, किसी को किसी कुछ में, नहीं। तो ये सब बातों का ध्यान रखना चाहिए। इसमें भी ज़्यादा नहीं, 2-4 नंबर का फर्क तो पड़ ही सकता है ना। और 2-4 नंबर भी कंपटीशन के लिए बहुत ज़्यादा होता है। ये हुआ प्रक्रिया कि किस तरह से इंटरव्यू लिया जाता है बीपीएससी में। और वो सब पॉइंट, जैसे इंटरव्यू में क्या देखा जाता है और क्या नहीं, है ना, क्या देखा जाता है, तो ये आप भी समझ सकते हैं, कोई बड़ी बात नहीं है कि इंटरव्यू का पर्पस क्या होता है। जो इंटरव्यू होता है उसमें क्या पर्पस है। पर्पस ये है कि सिविल सर्विस के पदों को भरना है ना, इन कैंडिडेट्स में से। तो ये जानने का कोशिश किया जाता है कि इस कैंडिडेट में कोई एबिलिटी है कि नहीं, उस पद के अनुरूप कार्य करने की क्षमता उसमें है कि नहीं। हर पद के लिए जो इंटरव्यू होगा वो अलग तरह का हो सकता है। जैसे कोई पद भरना है गायक के लिए, सिंगर के लिए, म्यूजिकल टीचर के लिए, तो उसको नहीं पूछा जाएगा कि मैंने पॉलिटिक्स क्या है, पॉलिटिकल साइंस क्या है, सोशोलॉजी क्या जरूरत है मुझे, है ना। कोई स्पोर्ट्समैन को पोस्ट भरना है तो उसके लिए ये सब की जरूरत नहीं है पूछने की कि करंट अफेयर्स बताइए, है ना। तो जैसा पद है उसके अनुसार पूछा जाता है कि वो एबिलिटी आप में है कि नहीं। तो क्या पूछा जाएगा इसको जानने के लिए ये आप सोचिए कि उस पद के अनुरूप क्या एबिलिटी आप में होनी चाहिए, उसी को चेक किया जाता है। तो क्या होना चाहिए एबिलिटी। ये सिविल सर्वेंट का पद है, आप बनिएगा, एसडीएम बनिएगा, पुलिस में जाइएगा, मैंने एडमिनिस्ट्रेशन है। अगर एजुकेशन सर्विस में जाते हैं तो हम भी पढ़ाना नहीं है आपको, बल्कि एडमिनिस्ट्रेटिव का काम करना है। तो एडमिनिस्ट्रेटर का काम क्या क्या होना चाहिए, पहले ये जानना होगा क्या होना चाहिए, बताइए। तो सिविल सर्वेंट का काम, उसका रोल क्या होना चाहिए, इसके ऊपर ध्यान रखेंगे। अब देखेंगे वो गुण हमें होने चाहिए कि नहीं, है कि नहीं। उसके अनुसार हम अपना तैयारी करें, वो गुण अपने में लाएं। तो कोई एक बताइए आप लोग कि क्या गुण होना चाहिए, कौन सा क्वालिटी होना चाहिए, क्या काम वहाँ पर करना पड़ता है। बोलिए। आत्मविश्वास होना चाहिए, संवेदनशीलता होनी चाहिए, ताकि जब भी विपरीत परिस्थिति हो तो नहीं ये बात नहीं है। काम क्या करना पड़ेगा वहाँ, किस तरह का काम है, उस तरह का गुण। तो ये बताइए ना कि काम वहाँ क्या करना पड़ेगा, इस पर आप जा रहे हैं, उसमें काम क्या करना पड़ता है। व्हाट इज द रोल ऑफ सिविल सर्वेंट, है ना। सिविल सर्वेंट का रोल क्या है। सर, किसी पर्टिकुलर क्षेत्र में अपने जॉब से संबंधित आम जनता की समस्याएं जो हो सकती हैं, या फिर उस भौगोलिक क्षेत्र में जो भी उनके कार्य क्षेत्र से संबंधित, अगर एसडीएम है या डीवाईएसपी है या फिर बिहार एजुकेशन सर्विस है या फिर कोई और सेवा में है, तो उससे संबंधित जो भी
जरूरतें हो सकती हैं, एक प्रशासनिक तौर पे उसको कैसे हैंडल करना है, और उसमें अगर परिस्थितियां अलग अलग सिचुएशन क्रिएट हो रहा है, तब उस स्थिति में उनका टेम्परामेंट कैसा है, उस पे सॉल्यूशन के बारे में उनकी सोच क्या है। नहीं तो बहुत आगे बढ़ गए ना, वो जस्ट काम में पूछे थे। सरकार की विकासात्मक योजनाओं को लागू करना। ये कुछ जवाब हुआ ठीक। मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड मेन काम है एडमिनिस्ट्रेटर का, सिविल सर्वेंट का, वो पब्लिक और सरकार के बीच की एक कड़ी है। सरकार पॉलिसी बनाती है जनता की भलाई के लिए, तो वो पॉलिसी और जनता तक कैसे पहुंचेगी, वही सिविल सर्वेंट के द्वारा। तो पहला काम है, सबसे इम्पोर्टेंट काम है कि गवर्नमेंट के पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करना, इम्प्लीमेंटेशन ऑफ गवर्नमेंट पॉलिसीज, ठीक है, ये काम करना है। कोई और काम बताइए दूसरा, एक हमने बड़ा अच्छा बताया था बीच में, मेंटेनेंस ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करना है ना, शांति व्यवस्था बनाए रखनी है। और काम बताइए तीसरा कुछ। आपदा प्रबंधन करना। रेवेन्यू कलेक्शन है ना, रेवेन्यू कलेक्शन कि बिना रेवेन्यू तो सरकार चलेगी नहीं, है ना। गवर्नमेंट का कोई स्कीम यहाँ लागू हो सकता है बिना रेवेन्यू, तो रेवेन्यू कलेक्शन एक काम हुआ। आपदा प्रबंधन तो उसके पीछे में ही आ जाता है ना, पॉलिसी में ही इम्प्लीमेंट हो जाएगा। और क्या रोल हो सकता है, और रोल हो सकता है डेवलपमेंटल वर्क फैसिलिटेटर का काम करना, है ना, जो भी डेवलपमेंट का काम है उसको पूरा करना हो जाता है। फिर एक काम आता है एडवाइजरी रोल, एडवाइज करना सरकार को, है ना, क्योंकि आप जनता में जाते हैं और वहाँ की समस्या को समझते हैं, तो इम्प्लीमेंट करने में क्या कठिनाई है वो आप जानते हैं ठीक से, कहाँ पर क्या ज़्यादा ज़रूरत है ये आप समझते हैं, तो टाइम टू टाइम आप गवर्नमेंट को एडवाइज करते हैं, है ना। तो उसके अनुसार फिर पॉलिसी बनती है या मॉडिफिकेशन होता है, एडवाइजरी रोल होता है। एक लास्ट रोल इस तरह से किया जा सकता है कि डेमोक्रेटिक सेटअप में सिविल सर्वेंट का स्टेटस क्या है। सिविल सर्वेंट जो है, एक तो गवर्नमेंट सर्वेंट हुआ वो, है ना, पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है वो मास्टर है, ये सर्वेंट है। दूसरा, डेमोक्रेसी के हिसाब से आप पब्लिक का सर्वेंट है। डेमोक्रेसी का फंडामेंटल आइडिया क्या है, डेमोक्रेसी में कौन मालिक है, जनता मालिक है ना, अल्टीमेट मालिक जो है जनता है। जनता ने बनाया है सरकार को, है ना, तो सरकार का मालिक भी जनता ही हुआ। अब आप सरकार के सेवक हैं, तो आपका मालिक सरकार, सरकार का मालिक जनता, और असल मालिक तो जनता ही ना हो गया। तो डुअल पर्पस रोल आपका है, आप गवर्नमेंट के भी सर्वेंट हैं और पब्लिक के भी सर्वेंट हैं, लेकिन ज़्यादा जोर होगा पब्लिक पर, कि पब्लिक का बेनिफिट जरूर होना चाहिए, वो खत्म नहीं होना चाहिए। ये पहले था सिविल सर्विस में, ब्रिटिश रूल में क्या था, वहाँ भी सिविल सर्विस था, वहाँ के लोग ICS कहलाते थे या IS कहलाते हैं, है ना। तो दोनों का रोल में क्या डिफरेंस हो जाता है कि वहाँ उस समय क्या होता था कि सरकार के लिए लोग काम करते थे, हाँ, कि सरकार, ब्रिटिश रूल ठीक से चलता रहे, उनको असुविधा ना हो, इसलिए वो काम करते थे। पब्लिक का कुछ अगर बेनिफिट हो रहा है तो सेकेंडरी था, वही यहाँ बिल्कुल उल्टा हो गया है। अब जो है पब्लिक का बेनिफिट जो है यही प्राइमरी हो गया है ना। वहाँ जो रेवेन्यू कलेक्शन होता था, क्यों होता था कि सरकार को खर्च करने में असुविधा ना हो। यहाँ होता कि नहीं, पीपल का जो काम है वो बेनिफिट, उसका डेवलपमेंट वर्क सब चलता रहे। लॉ ऑर्डर क्यों मेंटेन करते थे ICS, जो सरकार ठीक से चले। यहाँ पर क्या होता है कि पब्लिक के लिए, पब्लिक को असुविधा ना हो, पब्लिक ठीक से रहे, बेनिफिट रहे, इसलिए लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना। तो सारा काम जो है वहाँ पर होता था गवर्नमेंट के लिए, यहाँ होता है पब्लिक के लिए। एक बेसिक फर्क है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि सिविल सर्विस का नेचर कैसे बदल गया, पहले क्या था अभी क्या है ना? ये सारी चीज़ों को ध्यान रखनी चाहिए। तो चूंकि ये कंसेप्ट है, ये परसेप्शन हमारा है कि ब्यूरोक्रेसी जो है रूल करती है पीपुल पर। एक्चुअली पहले रूल करती ही थी, ब्रिटिश टाइम में वो रूलर थे, शासक थे। लेकिन आज तो चूंकि जनता ही मालिक है,
तो फिर ये रूरल कैसे हो गया? ये शासक नहीं रहा, है ना? तो सिविल सर्वेंट का एक नया करेक्टर इधर जो डेवलप किया, बहुत इधर मतलब काफी दिन से, वो है मैनेजर के रूल में। आप रूलर नहीं है, आप शासन नहीं कर रहे हैं, बल्कि आप मैनेज कर रहे हैं, है ना? इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में कहते हैं NPA या NPM, न्यू पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन या न्यू पब्लिक मैनेजमेंट, है ना? यानी जो सिविल सर्वेंट है वो अब शासक नहीं रह गए, बल्कि मैनेजर रह गए। क्या चीज मैनेज करनी है? पब्लिक फंड, उन्हें कोई भी चीज, वही क्या नाम है, पॉलिसी का इम्प्लीमेंट करना है। तो इम्प्लीमेंट करने में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना है, रूरल बन के नहीं, इसको मैनेज करना है। कंसेप्ट यही है कि शासन आप नहीं कर सकते हैं, जो कि जिस पर शासन करते हो तो जनता है, मालिक है वो, है ना? इसलिए अपने आप को एक शासक नहीं समझ के समझना है कि हम मैनेजर हैं, हमको ये काम किया गया है, उसको हम अच्छी तरह से पूरा कर दें, मैनेजमेंट कर दें उसका। तो ये सारी बातें दिमाग में रखनी है, और उसके अनुसार बोर्ड चाहेगा कि ये सब काम करने लायक आप हैं कि नहीं। तो जैसे पहला काम है इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसी। तो आप पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कब कर सकते हैं, क्या गुण इसके लिए आप में होने चाहिए? पॉलिसी को इम्प्लीमेंट कैसे कर सकते हैं, कब कर सकते हैं? तो उसकी जानकारी होनी चाहिए। पॉलिसी की जानकारी होनी चाहिए। नेचुरली जब पॉलिसी बनेगा तो आपको दे दिया जाएगा कि ये पॉलिसी है, इसको इम्प्लीमेंट कीजिए। जानकारी तो पढ़ के हो ही जाएगी, जानकारी तो दे ही दी जाती है, कोई छिपाया तो नहीं जाता है ना? तो केवल जानकारी होने से हो जाएगा? नहीं सर, उस पॉलिसी में जनता के बीच कैसे वर्क किया जा सकता है और जनता में काम करने की क्या संभावना है? हाँ, वो तो सब आ आगे, लेकिन जानकारी के साथ साथ राज्य सरकार के नियमों और कानूनों का, हाँ, जानकारी के साथ साथ एक सही उसका परसेप्शन होना चाहिए, क्लियर परसेप्शन, है ना? उस पॉलिसी को पढ़ के आप समझ जाइए बढ़िया से, है ना? और समझ जाइए इस रूप में कि केवल लिटरली नहीं, बल्कि उसका मोटिव क्या है, पर्पस क्या है, ये भी समझना होगा। जैसे मान लिया कि एग्जाम्पल है मिड डे मील, ये सरकार की पॉलिसी है मिड डे मील, है ना? तो डीएम साहब के सामने वो पॉलिसी आई, उन्होंने भी खाना खिलाया सबको, है ना? बच्चों में स्कूल में खूब खाना खिलाया, बढ़िया बढ़िया। जो बच्चा नहीं आया उसको घर भिजवा दिया, है ना? तो इससे क्या वो उसका उद्देश्य पूरा हुआ? मिड डे मील को आप दो तरह से परसीव कर सकते हैं, समझ सकते हैं। क्योंकि खाना खिला रहे हैं तो हो सकता है कि ये न्यूट्रिशनल प्रोग्राम हो, बच्चों के हेल्थ के लिए, सुधार के लिए। लेकिन क्या ये पर्पस है मिड डे मील का? है ना? उनको समझ में आ गया कि नहीं, तो न्यूट्रिशनल प्रोग्राम है, बच्चों को खाना खिला के उसका हेल्थ मजबूत करना है। जबकि ये पर्पस नहीं है। पर्पस ये है कि बच्चा स्कूल कैसे आए, उसी लोग में बच्चा स्कूल आता है, ये होना चाहिए। अगर बच्चे के घर पर ही खाना भिजवा दीजिएगा फिर स्कूल आएगा? नहीं आएगा, है ना? तो सही समझ होनी चाहिए ना, सही समझ उस पर्पस का होना चाहिए कि किस उद्देश्य के लिए वो काम किया जा रहा है। बच्चों के हेल्थ बढ़ाने के लिए किया जा रहा है कि स्कूल आने के लिए किया जा रहा है? स्कूल आने के लिए किया जा रहा है ना? तो जो पॉलिसीज है उसकी जानकारी और उसकी सही समझ ये होनी चाहिए। तो करेक्ट परसेप्शन ये होना चाहिए। उसके बाद अब इम्प्लीमेंट करना है उसको, वो भी करेक्टली इम्प्लीमेंट हो जाए, समझना नहीं होगा। आपके नीचे बहुत से सबऑर्डिनेट्स हैं, उनसे वो सब काम करवाना है। तो करेक्ट कम्युनिकेशन भी होना चाहिए, सबको कम्युनिकेट कीजिए सही सही। ये ऐसा नहीं कि आप समझते हैं कुछ जब कम्युनिकेट कुछ हो गया तो वहाँ से भी डाइवर्ट हो सकता है, पर्पस फुलफिल नहीं होगा। तो सही कम्युनिकेशन भी होना चाहिए और लीडरशिप में आप में होनी चाहिए क्षमता कि आप उससे काम करवा सके, है ना? तो पॉलिसी को इम्प्लीमेंट करने के लिए इतने गुण आप में के अंदर होने चाहिए। करेक्ट परसेप्शन, करेक्ट कम्युनिकेशन, कम्युनिकेटिंग पावर और लीडरशिप, जैसे कि हम उससे काम करवा सकें। क्योंकि आप अकेले तो कुछ काम नहीं कर सकते, आपको काम करवाना है। पॉलिसी इंप्लीमेंट करने में भी आप खुद कुछ नहीं कर सकते हैं, आपको केवल सबऑर्डिनेट से काम करवाना है। तो वो काम करवाने की भी क्षमता होनी चाहिए, है ना? तो आप सोचिए कि करेक्ट परसेप्शन
का टेस्ट कैसे होगा, आप में सही समझने का पावर है कि नहीं, कम्युनिकेट करने का पावर है कि नहीं, इसका टेस्ट करना है। तो बताइए कोई तरीका, किसी आदमी में समझने का पावर है कि नहीं, उसको कम्युनिकेट करने का पावर है कि नहीं, इसका टेस्ट कैसे हो सकता है? इंटरव्यू द्वारा। इंटरव्यू द्वारा में क्या, कैसे इंटरव्यू द्वारा? सर सामने वाले से उस तरह का सवाल पूछ के कि वो आगे क्या कर सकता है, क्या डिसीजन ले सकता है विपरीत परिस्थितियों में, तो उसके समझने के बाद काम हुई इसके रिस्पेक्ट में है। मिड डे मील के रिस्पेक्ट में एक सवाल ऐसा हो सकता है कि किसी खास स्कूल में बच्चे जो है टिफिन में मिड डे मील का भोजन ग्रहण करते हैं, उसके बाद वो वापस अपने घर नहीं, पॉलिसी को समझना पहले ना, पॉलिसी आप समझते हैं कि नहीं, ये टेस्ट करना है। रूल फॉर्मेशन, रूल फॉर्मेशन में करेक्ट सीक्वेंस ऑर्डर बनाना है। जैसे कोई पॉलिसी आपको दिया जाएगा इम्प्लीमेंट करने के लिए, तो उसको पढ़ के आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं, इसको टेस्ट करना है। आपको यहाँ तक पॉलिसी नहीं दिया जाएगा, उस क्षेत्र में उसके अंदर क्या क्या निरीक्षण करते हैं। तो उस समय नहीं कीजिएगा, अभी तो नहीं ना। इंटरव्यू में कैसे, इंटरव्यू में टेस्ट करना है, फ्यूचर की बात है कि आप उस समय आप कर सकते हैं कि नहीं, आज टेस्ट करना है। सर सिचुएशन बेस्ड क्वेश्चन पूछ करते हैं, आपको ऐसा एग्जांपल नहीं, टेस्ट ये करना है कि किसी चीज़ को आप समझते हो कि नहीं, है ना। इसका एक तरीका हम बताते हैं, जैसे कि कोई चीज़ आपको दिया जाए, डॉक्यूमेंट दिया जाए, पॉलिसी रूल्स दिया जाए, उसको आप समझते हैं कि नहीं समझते हैं। ये हम ऐसे टेस्ट कर सकते हैं कि आपने कभी जो चीज़ पढ़ा है, देखा है, समझा है, उसको समझते हैं कि नहीं, समझा है कि नहीं। जैसे आप हिस्ट्री पढ़े हैं, पॉलिटिकल साइंस पढ़े हैं, तो अगर आपने पॉलिटिकल साइंस 3 साल पढ़ा है ग्रेजुएशन में और वो नहीं समझते हैं, तो पॉलिसी कैसे समझिएगा? एक सवाल ये उठता है हमेशा कि भाई हम एग्जामिनेशन दे के रिटर्न में सारा सब्जेक्ट का पास करके तब यहाँ आए हैं, और वही सब चीज़ फिर क्यों पूछा जाता है? इसलिए पूछा जाता है कि आपने अगर ज्योग्राफी पढ़ा था तो ज्योग्राफी समझते हैं कि नहीं समझते हैं, है ना। तो अगर आपने जो पढ़ा था वो समझ गए, समझते थे, तो आगे भी जो आपको दिया जाएगा वो आप समझिएगा, उसका एक टेस्ट हुआ। इसलिए आपने जो भी पढ़ा है ग्रेजुएशन में, मैट्रिक में जहाँ भी, या जो रखा है आपने ऑप्शनल में, उसके बारे में पूछा जाता है कि वो चीज़ आप समझ रहे हैं कि नहीं समझ रहे हैं। और ये समझा जाता है कि अगर आपको उस समय जो दिया गया वो समझ गए आप, तो फ्यूचर में भी आपको जो दिया जाएगा वो आप समझ जाइएगा। ये एक टेस्ट करने का तरीका हुआ है। कम्युनिकेशन का पावर, वही सवाल जो पूछा गया उसका आंसर आप कैसे देते हैं, है ना। उस क्वेश्चन का आंसर आप दे रहे हैं कि नहीं। अक्सर इंटरव्यू में क्या होता है कि बहुत बार देखा जाता है, बहुत बार आप मौके इंटरव्यू में देखिएगा कि सवाल कुछ पूछा जा रहा है, आंसर कुछ आ रहा जी है ना। ये कम्युनिकेशन का गैप हो गया। अब करना कुछ है और कहिएगा कुछ, उसका भी नहीं कुछ निकल जाएगा। तो सही उस प्रश्न का सही आंसर देने से, टू द पॉइंट आंसर देने से, करेक्ट आंसर देने से यह समझा जाता है कि आप कम्युनिकेट भी कर सकते हैं ठीक से, है ना। इसलिए बहुत सारे सवाल सब्जेक्ट से रिलेटेड पाए जाते हैं। फिर आपको हर तरह से अटेंटिव रहना है, समाज में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है सब जानना है। इसलिए आपसे कुछ जनरल नॉलेज या करंट अफेयर्स पूछा जाता है। जैसे मान लिया किसी साल ओलंपिक गेम्स हुए, इसमें इंडिया को इतने पदक मिले, है ना। तो आपसे सवाल पूछा जाएगा, अच्छा बताइए भाई कि पिछले ओलंपिक में इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले, है ना। तो ये बताइए आप पहले कि अगर ये हमको मालूम है कि इंडिया को कितने गोल्ड मेडल मिले, तो क्या हम अच्छा सिविल सर्वेंट बन सकते हैं? और नहीं मालूम है तो क्या नहीं बन सकते हैं अच्छा सिविल सर्वेंट? हैं? सिविल सर्वेंट का काम जो करना है उसको करने के लिए क्या ये जानना जरूरी है कि कितने गोल्ड मेडल मिले इंडिया को? उसके बिना भी हम अच्छा काम कर सकते हैं? नहीं। तो क्यों पूछा जाता है सब चीज? जब लोग याद किए थे जो इंडिया कितना मिला है, उस लिस्ट में ये भी होगा कौन टॉप किया था, कौन सेकंड थर्ड किया होगा। हाँ। हम अपने कंट्री को कैसे इंप्रूव करके वहां तक पहुंचा सकते हैं।
एक अच्छा एडवोकेट बनने के लिए, अच्छा डीएम, अच्छा एसडीओ बनने के लिए क्या ये जानना जरूरी है कि कितना गोल्ड मेडल मिला था इंडिया को? नहीं समझता ऐसा जानना जरूरी ऐसा है। हो सकता है कि इसके माध्यम से हम यह जान सकते हैं ना कि अधिकारी बनने के बाद भी आपने जो वो सीखने का या जिज्ञासु होने की प्रवृत्ति बरकरार रहेगी, क्योंकि बहुत जरूरी है कि आप अपने फील्ड में बेहतर काम कर सकें। इसके लिए देश दुनिया की बेहतर जानकारी आपको हो। उसको सब आ रहे हैं नजदीक। तो ये क्यों इसलिए पूछा जाता है कि आप में एक सजगता है कि नहीं, ये गुण है। इस गुण को टेस्ट किया जाता है कि आप समाज के प्रति सजग हैं कि नहीं, है ना। जैसे वही जैसे गेम्स होते हैं तो चारों तरफ पेपर में आ जाता है, टीवी में आ जाता है ना, चर्चा होने लगती है, भारत का नाम ऊंचा हुआ। तो इतनी चर्चा होने के बाद भी अगर आपको उससे कोई संबंध न हो, उसकी जानकारी न हो, तो यह माना जाए कि आप सजग नहीं हैं समाज के प्रति। तो समाज के प्रति, देश के प्रति आपकी सजगता जो है अपने इन्वायरमेंट के प्रति, ये चेक करने के लिए पूछा जाता है कि आपको इसकी जानकारी है कि नहीं। वो जानने से, जैसे कोई कहा गया कि ताजमहल कहाँ है ना, आपको नहीं मालूम है। अब ताजमहल कहाँ है ये नहीं मालूम होने से आप बिहार में सिविल सर्विस में क्या कोई अच्छा काम नहीं कर सकते हैं। लेकिन उससे ये करेक्टर आपका शो होता है कि आपको अच्छी जानकारी समाज की, देश की नहीं है ना। तो काफ़ी सवाल पूछने का पर्पस क्या है ये समझिए। सरकार की कौन कौन सी योजनाएं अभी हैं ये पूछा जाता है। तो केवल क्वेश्चन आंसर ही नहीं पूछा जाता है, पर्पस वही है कि आपके अंदर वो सजगता है कि नहीं, है ना। ये सब चीज की जानकारी और इस तरह का जो माइंड सेट आप में होना चाहिए। और जैसे क्या क्या इन्होंने पॉइंट दिया, देखिए जैसे एक जो कहा है ये कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन, बहुत सा क्वेश्चन कंट्रोवर्शियल होता है, उस केस में क्या करना चाहिए। जैसे अभी बहुत सा क्वेश्चन आ रहा है, बहुत सी बातें अभी है, जैसे मान लिया कि SIR है ना, ये सब केस में क्या करना चाहिए। ये सब केस में पीपुल भी बटे हुए होते हैं, लोग भी बटे हुए होते हैं, गवर्नमेंट है, अपोजिशन है, करंट मैटर है, इसमें आपका भी कोई व्यू अपना हो सकता है, आप उसके आप हो सकते हैं, उसके फेवर में हो सकते हैं। लेकिन एक बैलेंस व्यू लेकर चलना चाहिए इस तरह से, आपका आंसर ऐसा सधा हुआ आना चाहिए बीच में कि ये उससे बिल्कुल नहीं मालूम पड़ सके कि आप उसके फेवर में है कि अगेंस्ट में है ना। क्योंकि गवर्नमेंट की पॉलिसी है, तो अगर आप उसके फेवर में है तो गवर्नमेंट के फेवर में है, तो अपोजिशन के अगेंस्ट में है, और अगर उसके अगेंस्ट में है तो अपोजिशन के फेवर में है, गवर्नमेंट के अगेंस्ट में है ना। तो करेंट मैटर जो बिल्कुल कंट्रोवर्शियल टाइप का हो, उसमें बिल्कुल आंसर होना चाहिए इस तरह का कि जो ऑब्जेक्टिव अप्रोच है, जो ऑफिशियल वर्सन है, उसी को आप कहिए। उसमें बहुत ज़्यादा आंसर देना ही नहीं चाहिए ना, बहुत दूर तक जाना चाहिए। जैसे मान लिया कि इंटरव्यू कौन देना है इधर, आपसे पूछा जाएगा कि SIR क्या है, SIR के बारे में बताइए, क्या कहिएगा। SIR मतदाता सूची का पुनरीक्षण एक नियमित अभ्यास है जो चुनाव आयोग समय समय पर करती रही है, और वर्तमान में भी उसकी मतदाता सूची के जांच के लिए यह करवाया जा रहा है। और कुछ ये होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। SIR समय समय पर होते रहना चाहिए ताकि मतदाता सूची के बारे में सही जानकारी और उसमें नए नाम जोड़े जा सकने के लिए, पुराने नामों को हटाए जा सकने के बारे में लेटेस्ट ऑफिशियल डेटा प्राप्त हो। लेकिन बहुत लोग शुरू करेंगे इस तरह से, SIR का उद्देश्य है कि घुसपैठिया का भगाया जाए। तो राजनीतिक सही कि नहीं, इसको अवॉइड करना चाहिए।
ये तो ऑफिशियल वर्जन नहीं ना है। बिल्कुल ऑब्जेक्टिव होकर जवाब दीजिए कि SIR मतलब रिवाइज करना है इलेक्टोरल रोल को, जी है ना, उसको रिवाइज करना है। तो मतदाता सूची जो है ये बिल्कुल मूविंग है, बिल्कुल ये हमेशा चेंज करते रहता है ना। जैसे आज जो मतदाता सूची है हो सकता है कल न रहे, कि कल हो सकता है कि आज इसका 18 साल नहीं पूरा हुआ, कल 18 साल पूरा हो जाएगा तो मतदाता सूची में आ जाएगा वो। हो सकता है कि आज जो मतदाता हो कल उसका डेथ हो जाए तो वो कट जाएगा, है ना। तो ये जो इलेक्टोरल रोल है ये हर दिन बदलता है, नहीं ये कोई परमानेंट, बिल्कुल परमानेंट नहीं है। आज ये है तो कल वो हो सकता है, परसों ये हो सकता है। मैं रोज का रोज इमीडिएट बदल रहा है, चेंजिंग है। तो जो चीज़ चेंजिंग है तो 1-2 दिन में परिवर्तित होगा, साल भर में कितना होगा, 1 साल में बहुत ज़्यादा हो जाएगा, है ना। तो आज जो बना है इलेक्टोरल रोल वो 1 साल के बाद क्या सही रहेगा, नहीं रहेगा। कितने लोग जो हैं 18 साल के नहीं, वो 18 साल के हो जाएंगे वहाँ। अब बहुत लोगों का डेथ हो जाएगा, बहुत लोग कंट्री छोड़ के चले जाएंगे, बहुत लोग इंग्लैंड की नागरिकता ले लेंगे, अमेरिका की नागरिकता ले लेंगे, है ना। तो अगर इलेक्टोरल रोल सही नहीं हो तो क्या घाटा इससे है, तो डेमोक्रेसी पर खतरा है, उसका सही डेमोक्रेटिक जो वैल्यू है वो नहीं देश में हो पाएगा, है ना। ये कोई भी कंट्रोवर्शियल मैटर हम लोग नहीं बोल रहे हैं, बिल्कुल ऑब्जेक्टिव तरह से बोल रहे हैं। इलेक्टोरल रोल जो है वो हर दिन बदलता है, एक्चुअल जो होना चाहिए हर दिन बदलेगा। 1 साल के बाद बहुत ज़्यादा बदल जाएगा, इसका रिवीजन तो होना ही चाहिए। अगर रिवीजन नहीं हो तो करेक्ट रोल नहीं मिलेगा तो डेमोक्रेसी का फायदा फिर क्या हुआ। जब वोटर वोट देने वाले ही वो नहीं ठीक से आइडेंटिफाइड हैं तो फिर डेमोक्रेसी तो खतरा हो जाएगा। तो ये होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, है ना। लेकिन होना भी चाहिए तो करेक्ट होना चाहिए, है ना। करेक्ट कैसे होगा, अब चुनाव मार्च में है, अब फरवरी में इलेक्टोरल रिवीजन हो रहा है, तो सही हो पाएगा, पर्याप्त समय चाहिए, है ना। तो जितना टाइम एलोकेटेड होना चाहिए उतना समय भी होना चाहिए। और पारदर्शिता भी होनी चाहिए क्योंकि बहुत लोगों के नाम भी कटे। हाँ, पारदर्शी भी होना चाहिए, है ना। क्योंकि कोई भी चीज़ सही है कि नहीं, कोई भी चीज़ केवल सही होना ही नहीं चाहिए बल्कि सही होते हुए दिखना भी चाहिए, ये नेचुरल जस्टिस है ना। कोई काम सही ढंग से हो रहा है, ठीक है, होना तो चाहिए ही, लेकिन सही ढंग से होते हुए दिखना भी चाहिए, तो दिखेगा तब ना। जबकि इतना बड़ा काम है उसमें नेचुरल ढंग के हमारे 6 महीना लगेगा, अब उस काम को 15 दिन में कर लीजिएगा तो अंदर से तो किसी को भी लगेगा कि नहीं, काम जरूर गलत ठीक से नहीं हुआ होगा। अब हुआ कि नहीं हुआ कौन जानता है, लेकिन सही होता हुआ नहीं लगा वो। कोई काम सही होना ही जरूरी नहीं है बल्कि सही होता हुआ लगना भी जरूरी है, इसलिए उसमें पर्याप्त समय होना चाहिए, ट्रांसपेरेंट होना चाहिए, जिसको भी मन हो वो सब जाके अपना डाटा देख ले, अपना भी दूसरे का भी, बिल्कुल सही हो रहा है कि नहीं, है ना। ये भी बहुत जरूरी है। तो जितना जरूरी है SIR होना उतना ये भी जरूरी है कि उसका सही होना, सही होते हुए लगना, जिसमें कि पब्लिक में कॉन्फिडेंस भी रहे, है ना। तो ये इस तरह से जो आंसर दिया जाएगा वो कहीं इसमें कंट्रोवर्सी नहीं है कि सरकार क्या बोलती है, अपोजिशन क्या बोलता है ना। उसी तरह से मान लीजिए कि एक है ना, आया VV जीराम जी, इस पर भी बहुत सा कंट्रोवर्सी हुआ, है ना। इसके बारे में पूछा जाएगा कि ये क्या है, बताइए, बोलिए आप। इंटरव्यू दे रहे हैं आप, बोलिए तो। VV जीराम जी क्या है? विकसित भारत रोजगार आजीविका मिशन ग्रामीण। अच्छा, सर इसमें मनरेगा का जो 100 दिन का गारंटी था उसमें 125 दिन किया गया। अब देखिए यहीं से डाइवर्सन शुरू हो जाता है। जैसे मनरेगा की बात कहाँ आई, ये तो आपने हमने नहीं पूछा था, हमने उतना ही पूछा कि वो क्या है, आपने कहा उसको मनरेगा से टाइप कर दिया। तो फिर यहीं से कंट्रोवर्सी शुरू हो जाएगा कि मनरेगा उसमें क्या डिफरेंस है, मनरेगा क्यों बदला गया। ये सवाल उठना ही नहीं चाहिए, सीधे VV जीराम जी क्या है उसके बारे में आप पूरा बोल दीजिए, मनरेगा का बिना नाम लिए हुए। ये गलत परसेप्शन है
कि मनरेगा को बदल के ये कर दिया गया है। नहीं योजना के वो योजना खत्म हो गया, एक नया बनाया गया। ये एक नई योजना है, वो योजना खत्म हो गई है ना। नई योजना बनाने का सरकार का अधिकार है। ये योजना में इसमें डिफेक्ट क्या है अगर है तो बताइए। केवल चेंज किया गया, ये कोई डिफेक्ट नहीं ना हुआ है ना। वो तो इसलिए आ जाता है कि आपने मनरेगा का नाम ले लिया, नहीं तो सवाल ही नहीं उठता, समझ रहे हैं ना। तो वो क्या चीज़ है उसको आप बताइए। अब मनरेगा से इसको कन्वर्ट किया गया है तब फिर सवाल उठेगा इसमें गांधी जी का नाम तल क्यों हटाया गया भाई, है ना। मनरेगा का नाम लेने मात्र से कितना फर्क पड़ गया। गांधी जी का नाम क्यों हटा दिया गया, तो गांधी जी के प्रति अन्याय है ना, उनका अपमान है। सर इसमें जो कंट्रोवर्सी क्वेश्चन पूछा जाएगा तो किस तरह मनरेगा वही ना, कंट्रोवर्सी को अवॉइड कीजिए, आप ज़्यादा नाम ही मत लीजिए उसको। जैसे कि अगर मनरेगा आ गया, अगर वो लोग पूछ ही लिए तुलनात्मक रूप से, तो उसमें हम लोग क्या आंसर देंगे? हाँ, मैं ऐसा अगर पूछ ही दिया जाए है ना कि मनरेगा में और इसमें क्या डिफरेंस है, जो उसको हटा के इसको हाँ तो डिफरेंस बता दीजिए। इसमें इतना दिन का था, इसमें इतना दिन का रोजगार दिया गया है, इसमें स्टेट को इतना देना है, इसमें स्टेट को इतना देना है। सर, प्रश्न ये पूछ दिया जाए कि गांधी जी का नाम क्यों हटाया गया, तब फिर गांधी जी से गवर्नमेंट गांधी का नाम हटाया गया तब ये सवाल तब ना उठेगा जबकि उसी को इसको मॉडिफाई चेंज किया गया है। हम चेंज के रूप में बोल ही नहीं रहे हैं, हम बोल रहे हैं वो अलग पॉलिसी थी, ये अलग पॉलिसी है, उस पॉलिसी को बंद कर दिया गया, ये नया पॉलिसी शुरू किया गया। नाम हटाया कहाँ गया, नाम हटाया गया, नाम बदला गया। बहुत यही परसेप्शन तो आदमी डाल देता है ना। नाम बदला गया, नाम बदलना वाजिब है कि नहीं, नाम बदला कहाँ गया। एक पॉलिसी वो थी, एक पॉलिसी ये है, उसमें थोड़ा काट कूट के पैसे मिटाई उड़ा के करेक्शन करके बनाया गया, नहीं वो पैसे चले गए। बहुत सी पॉलिसियाँ होती है कि जो कि खत्म कर दी जाती है, नई पॉलिसी उसकी जाती है ना। ये यही ना परसेप्शन गलत हो जाता है। अब ये परसीव कर जाता है कि नहीं वही उसी का नाम बदल के ऐसा कर दिया गया है गांधी जी का नाम हटाने के लिए, ये गांधी जी के प्रति अपमान है, ये वो समझ रहे हैं ना। तो वो आप पर डिपेंड करता है कि कैसे आप बिना कंट्रोवर्सी क्रिएट किए हुए एक बैलेंस आंसर आप दे सकते हैं, समझा कि नहीं। फिर भी धार्मिक को किसको हैं धार्मिक नाम जैसे हाँ, धार्मिक नाम क्या, जी राम जी के राम जी धार्मिक नाम है। वो योजना का नाम धार्मिक कहाँ, ये देखिए कितना गलत, इसको कहते हैं गलत परसेप्शन। आप तो पॉलिसी इंप्लीमेंट कैसे कीजिएगा जो वही ना, पॉलिसी को समझते ही नहीं है, समझना बहुत जरूरी है। RAM वो राम नहीं है। राम कोई मुझे मालूम है पूरा नाम क्या है, रोजगार आजीविका मिशन, मतलब वो राम कहाँ है वो जी, रोजगार आजीविका मिशन। है ना। अब इसी को लोग हल्ला करेगा व्हाट्सएप पर, तो इसका क्या उपाय है कि गांधी का नाम हटा दिया, राम का नाम दे दिया, है ना, कि वो सेक्युलरिज्म का खतरा हो गया, तो ये है तो वो फिर हिंदू मुसलमान है कि नहीं। आपको धार्मिक लग रहा है, धार्मिक कहाँ है। RAM जो है वो राम नहीं है, जैसे INDIA जो है वो इंडिया नहीं है, एब्रेविएशन ना है वो। तब इसलिए कहते हैं करेक्ट परसेप्शन पहले रखिए, तब करेक्ट आपका आंसर होगा, है ना। तो ये सब बात है ना। आपको और क्या सवाल पूछना हो सकता है, पूछिए कोई सवाल। जी सर, एक सवाल है। कहा जाता है कि कोई बोर्ड जो है वहाँ पे कोई बेहतर होता है और कोई बोर्ड जो है वहाँ पे मतलब बिलो एवरेज होता है, तो इसकी मतलब वास्तविक सच्चाई क्या है, क्योंकि आप तो वहाँ रह चुके हैं। नहीं, ऐसा इफेक्ट नहीं होता है। अब रेयर केस में हो जाए तो अलग बात है ना। क्योंकि इंटरव्यू शुरू होने के पहले ही सारे मेंबर्स मीटिंग करते हैं और कितने रेंज में कितना मार्किंग करना है, कैसे कैंडिडेट को, ये डिसाइड कर लेते हैं। ऐसा नहीं कि किसी का रेंज 80 से 110 है और किसी का 50 से 90 है, ऐसा नहीं होता है ना। और चूंकि बाहर के लोग भी आते हैं, बोर्ड में तो मेंबर एक ही रहते हैं ना, बाकी लोग बाहर के, जो कि सारे मेंबर्स में ये एग्रीमेंट हो गया कि नहीं इसी बीच में रहना है ना। अच्छे लड़के को इतना नंबर, थोड़ा एवरेज से लड़के को इतना नंबर, एवर एवरेज को इतना नंबर, एक्सेलेंट है इतना नंबर, है ना। तो उसी के अनुसार लोग कंट्रोल करते हैं बोर्ड को कि नहीं इस तरह का मार्किंग पैटर्न हमारा है, तो सारे बोर्ड के लोग उसी को फॉलो करें। लोएस्ट कितना देते हैं सर?
लोएस्ट है। जैसे हमारे समय में तो 150 का इंटरव्यू होता था, है ना, आप किस समय लिए थे लास्ट इंटरव्यू? 2008 में। कौन सा था? एमपीसीसी? हाँ 52 ही लगता था। तो उसमें 150 में 60 जो मार्क्स है वो मिनिमम हो देते थे। अभी तो शायद 60 कर दिया गया है ना? अब चूंकि नंबर कम हो गया है, 120 हो गया है, तो चूंकि कंपटीशन ना है, इसलिए इस पर डिपेंड करता है कि सबको अगर उसी तरह से मार्क्स मिल रहा है तो क्या दिक्कत है। मतलब हम 60 नहीं देते, हम 20 ही देते थे, तो सबको ना 20 मिनिमम देंगे, है ना। अब 60 से दे रहे हैं हम 110 तक 150 में, तो 20 से उसी तरह से देंगे हम, तो कम्पिटिटिव वही रह जाएगा सबका, है ना। सबके ऊपर नहीं पड़ता है कि कितना मिनिमम है। हाईएस्ट कितना नंबर दिया है? हैं हाईएस्ट हाईएस्ट जैसे 150 था तो उस समय 120 तक हाईएस्ट, बहुत रेयर केस में 125 है ना हो जाता है। यहाँ भी हम देखते हैं कि उन लोगों को मार्क्स तो मिलता ही है बाद में, 120 में 95 तक जाता है हाईएस्ट, उससे ज़्यादा नहीं आता है ना। अभी से 80 प्लस करने के लिए क्या करना चाहिए, कौन फोकस करना चाहिए, कौन सब्जेक्ट पर? क्या जी पर 80 प्लस नंबर लाने के लिए अभी से क्या कर सकते हैं आपके अनुसार? हाँ क्या कर सकते क्या हैं, फोकस करना चाहिए हम? जो आपका सब्जेक्ट है, जो आपने बीए में पढ़ा है ग्रेजुएशन में, और जो रखा है यहाँ पर ऑप्शन में, उस दोनों की अच्छी जानकारी पहले होनी चाहिए, है ना। उसमें ये कॉमन टर्म जो है, जो आप समझते हैं पूछा जा सकता है, जो बोर्ड में आप पूछ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर जो पूछने का स्टैंडर्ड है वो रिटन से दूसरा होता है। रिटन में जो जवाब है वो 2 पन्ना 3 पन्ने 4 पन्ने का होता है, यहाँ पर 1 लाइन में जवाब देना होता है, 2 लाइन में जवाब देना, है ना। तो मेनली कंसेप्ट यहाँ देखा जाता है। जैसे आपका सब्जेक्ट क्या था, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर है ना। तो जैसे आपसे पूछा जाए, अब बोर्ड में तो जनरली इलेक्ट्रिक इंजीनियरिंग के साइड के लोग रहते नहीं है ना, तो कॉमन क्वेश्चन पूछेंगे। जैसे बताइए कि एसी क्या है, एसी अल्टरनेटिंग करंट, कंटिन्यूअस करंट है। कंटिन्यूस करंट, एसी डीसी सुना ना, सब लोग सुना होगा। करंट 2 तरह का होता है, एसी और डीसी। तो बताइए ये तो आप फेल कर गए, एसी क्या आप नहीं बता रहे हैं। सैनिटाइजर करंट से साइन वेव के चलती है प्लस नेगेटिव। मैं ठीक से डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं, है ना, वही तो गड़बड़ बोलते नहीं ना होगा। अब इतना कॉमन चीज़ है एसी और डीसी, आप ही खुद सोच सकते हैं कि हम यही पढ़े थे बोर्ड में, मैं क्या पूछ सकता, जो नहीं जानता है वो क्या पूछ सकता है ना। जैसे मान लीजिए कि ट्रांसफार्मर क्या फंक्शन है, आप बताइए। ट्रांसफार्मर कितना तरह का होता है? स्टेप अप स्टेप डाउन। नो, हाँ, तो स्टेप डाउन कहाँ लगता है, स्टेप अप कहाँ लगता है? स्टेप अप पावर को बढ़ाना होता है तो स्टेप अप होता है, पावर को कम करना होता कम क्यों किया जाता है, बढ़ाया क्यों जाता है? है। लोग ज़्यादा रुक जाता बढ़ा दिया जाता है। नहीं बताइए कहाँ से आप पढ़े थे? नहीं एनआईटी से। तो करंट को बढ़ाया क्यों जाता है, यही ना है, बताइए। कुछ ठीक से नहीं बता रहे हैं आप। लॉस कम होने के लिए और ट्रांसमिशन ज़्यादा होता है। में क्या चीज़ बढ़ाया जाता है? ट्रांसफार्मर जो बढ़ता है स्टेप अप में क्या चीज़ बढ़ता है? वाइन का नंबर ऑफ वाइल। क्या चीज़ बढ़ाया जाता है? तो वोल्टेज बढ़ाया जाता है, हाई वोल्टेज नहीं, वोल्टेज बढ़ाया जाता है। क्यों बढ़ाया जाता है? लॉस कम। तो आप डोडे में पड़ गए बिल्कुल। जैसे यहाँ पर जनरेशन हो रहा है और उस करंट को वहाँ भेजना है, तो इस तार से जाएगा ना जी, तो कम वोल्टेज रहने पर लॉस ज़्यादा होता है, हाई वोल्टेज रहने पर लॉस कम। ये आप नहीं जानते हैं, ये तो जो इंजीनियर नहीं है वो भी जानता है कि जो ट्रांसमिशन लॉस को कम करने के लिए वोल्टेज को बढ़ा दिया जाता है। फिर कम क्यों, स्टेप डाउन क्यों, कम क्यों किया जाता है?
कम कहाँ पर किया जाता है, क्यों किया जाता है? डिस्ट्रीब्यूशन के लिए घरों में हैं? डिस्ट्रीब्यूशन के समय कम किया जाता है, क्यों कम किया जाता है? अप्लायंसेस को नुकसान नहीं पहुंचे और डिस्ट्रीब्यूशन आसान। नहीं, एकदम सटीक आंसर नहीं हुआ, क्योंकि वहाँ तो बड़ा हुआ है और ये 1000 वोल्ट का आ रहा है, तो 1000 वोल्ट आप घर में नहीं सप्लाई कर दीजिएगा। घर में डोमेस्टिक एप्लीकेशन के लिए आपको 220 वोल्ट चाहिए, इतने ना चाहिए, कारखाने के लिए 440 चाहिए। तो वो करने के लिए आप लगाते हैं ट्रांसफार्मर, उससे कम कर देते हैं कि जो कि 1000 वोल्ट से आ रहा है मेन लाइन ऊपर आता है और उसको ट्रांसफार्मर के द्वारा कम कर दिया जाता है ना। ये सही सही बताइएगा करना होगा। अभी क्या आप नहीं जानते थे, ऐसा तो नहीं है ना। तो बहुत चीज़ आदमी नहीं जानता है तो नहीं बराबर, ये जो आप जानते हुए भी नहीं बोलिएगा। अब यहीं पर पकड़ा गया आप कि जो आपने पढ़ा उसको समझा नहीं है, और समझा भी है तो अंदर में अंदर है, कम्युनिकेट नहीं कर पाए, है कि नहीं? कम्युनिकेट करने के लिए तो वही ना, कम्युनिकेट कहाँ पर जानते थे, ये बात वो जानते थे लेकिन कर नहीं पाया ठीक से। तो वो तो आपका पर्सनल प्रॉब्लम, तो आपको अपने आप झेलना पड़ेगा ना, है ना। जो आप पढ़े थे वो आप समझे कि नहीं समझे, तो आप खुद जानते हैं कि नहीं जानते हैं, तो दूसरों को उसी तरह से कर सकते हैं कि नहीं। ये सब पावर जो है अपने आप डेवलप करना पड़ेगा, है ना। खुद क्वेश्चन कीजिए अपने आप से, ये क्या है बताओ, उसका आंसर दीजिए। दूसरे को बोलिए कि हमारी बोलिए बात तुम समझ गए कि नहीं। इसे प्रैक्टिस करना पड़ता है। ये केवल जैसे तैरना कैसे है, हम आपको तैरने का सिखा दें तो नदी में जाकर कूद जाइएगा, तुरंत नहीं होगा ना, उसके लिए प्रैक्टिस करना पड़ेगा। बिना बताए भी आप तैरना सीख सकते हैं प्रैक्टिस करने पर, लेकिन बताने के बाद भी आप डूब सकते हैं, है ना। तो कुछ चीज़ बताने की नहीं होती है, आपने झेलना पड़ता है। आप खुद सोचिए कि और क्या क्या पूछ सकता है, जो कॉमन आदमी जो है, जो इंजीनियर नहीं पढ़ा है, वो क्या क्या पूछ सकता है हमारे सब्जेक्ट के बारे में, है ना। जैसे करंट के माप क्या होती है, करंट किस में मापा जाता है? एम्पियर में, है ना। उसका इंस्ट्रूमेंट का नाम क्या है? अमीटर ना है नाम जी। आप क्या पढ़े हैं, साइंस में पढ़े हैं? तो ये कैसे जानते हैं बात? जनरल है, वही कहते हैं जनरल है अमीटर। अच्छा आप बताइए कि कोई अमीटर है ना, करंट नापने के लिए उसका रेंज है 0 से 100, ठीक, 0 से 100 उसका रेंज है, उतना ही आप उसमें नाप सकते हैं, उतना ही एम्पियर का। उसका रेंज बढ़ाना चाहते हैं कि 0 से 100 हो जाए, 0 से 1000 हो जाए, तो क्या कीजिएगा? पहला में रेजिस्टेंस लगा हैं? शंट लगा देते हैं, बिल्कुल सही बताया, है ना। लेकिन सर बोला आपने कि कॉन्फिडेंस आपका नहीं था, ये भी मालूम पड़ गया कि आप बोल रहे हैं लेकिन पूरा कॉन्फिडेंट, है ना। तो सवाल जवाब जब दौरान ही मालूम पड़ जाता है कि आप कितने कॉन्फिडेंट हैं कि नहीं, है ना। आपने एकदम सही जवाब दिया कि एम्पियर का लेंथ बढ़ाने के लिए, रेंज बढ़ाने के लिए एक हम शंट लगा सकते हैं। शंट क्या होता है? रेजिस्टेंस होता है ना। तो बहुत से करंट उसी में पास कर जाता है, उसका रेंज बढ़ जाता है, ठीक है। और कोई सवाल? क्या सवाल पूछना है? सर अगर हॉबी किसी का नहीं हो, कुछ भी नहीं है, जरूरी वो भी तो खैर हम देखते हैं कि इसमें लिखा नहीं जाता है आजकल कि हॉबी है कि नहीं। आप पूछ लेते हैं। अगर वहाँ जरूर पूछ ही दिया जाए कि आप पढ़ाई लिखाई के अलावा और क्या काम करते हैं, क्या हॉबी आपकी है, तो बोलना ही पड़ेगा, है ना। तो नहीं है, ये थोड़ा सा ठीक आंसर नहीं होगा। और सर अगर गैप ईयर ज्यादा है, मतलब ग्रेजुएशन किए हुए कई साल हो गया, कई साल से तैयारी कर रहे हैं, अब जाके पहुंचे इंटरव्यू पे, क्या बोलेंगे? प्लान से क्या कर रहा था, तो सिर्फ पढ़ाई किया, कुछ जॉब प्राइवेट वगैरह कुछ भले से नहीं है कुछ। अब सही बात बोलना ही पड़ेगा, और क्या इसमें कुछ छिपाने की बात तो है नहीं। जैसे कोई आदमी 18 में किया ग्रेजुएशन और 24 में दे रहा है या 25 में दे रहा है, 26 में दे रहा है ना। तो मुझे कितना दिन क्या कर रहे थे, तो कुछ कर रहे तो बताइए। और कुछ बोल सकते हैं अगर कुछ तैयारी कर है उसने रखी कि हम ये काम कर रहे थे, उस गैप को फुलफिल कीजिए। जैसे हम MA कर रहे थे, MSc कर रहे थे, उसमें तो फिर पूछने लगेंगे क्वेश्चन, फिर उसमें भी पूछने लगेंगे। हाँ, तो नहीं कर रहे थे तो और कोई उपाय नहीं, है ना। ट्रूथ होना ही चाहिए ना, फेयर होना चाहिए बिल्कुल, कुछ भी नहीं किया। है।
मैंने तैयारी कर रहे थे, जो कर रहे थे वो कीजिए। एक बार 2 बार 3 बार जहाँ तहाँ दिए, इस बार हम चुन के आए हैं, है ना, इंटरव्यू के लिए। ऐसा सब्जेक्ट का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है, हैं? ग्रेजुएशन सब्जेक्ट का उतना अच्छा नॉलेज नहीं है। हाँ। सर, मेरा बीएससी में कॉमर्स है, उसके बारे में उतना हमको जानकारी नहीं है। सवाल वहाँ से आया तो नहीं, बहुत जानकारी नहीं है ये तो चलेगा, है ना, लेकिन यार कुछ भी जानकारी नहीं हो, जैसे बेसिक मैथ का तो अगर पूछे ऐसे तो बता देंगे। बेसिक में क्या पूछेगा बता दीजिएगा कि जैसे आप में तो हाँ क्या सूद ब्याज काम सब यही सब चीज। मैथ में क्या बताइएगा आप? ऑनर्स तक आपने पढ़ा है ना जी, है ना। जैसे जो मैथ नहीं जानते हैं वो लोग क्या पूछ सकते हैं? जैसे ज्योमेट्री में बताइए कुछ, जैसे बहुत सिंपल सवाल पूछते हैं कि आपको ड्रॉ करना है सर्किल, कैसे ड्रॉ कीजिएगा? सर्किल खींचना है दीवार पर, ये सर्किल बनाना है, कैसे बनाइएगा? इंटरव्यू का जो सवाल होता है वो रिटन के सवाल जैसा नहीं होता है ना, वो कंसेप्चुअल होता है और यूटिलिटी बेस्ड होता है, उसका उपयोग कुछ किया जा सकता है। तो सर्किल खींचना है तो तुम भी बता सकती हो, कैसे बना खींचती हो सर्किल? एक सेंटर पॉइंट लेना पड़ेगा पहले, सेंटर पॉइंट, एक सेंटर पॉइंट चुनना पड़ेगा पहले। अच्छा, एक फिक्स रेडियस घुमाने चाहो सर, तो रेडियस कहाँ चुनोगे? रेडियस नहीं कितना रोलिंग होता है बराबर है। अच्छा, तो करोगे क्या? एक फिक्स पॉइंट ले लिया, रेडियस 5 है, तो कैसे कहाँ से खींचोगे? उस तरह का नहीं, कुछ रस्सी वगैरह जो 5 तो बोलोगे तो ये कि रस्सी लेके धागा लेके, जैसे एक धागा लेंगे 5 सेंटीमीटर का या 5 इंच का, एक तरफ पिन लगा देंगे, एक तरफ पेंसिल लगा देंगे, पिन गाड़ देंगे उसमें, है ना, और इसको घुमाएंगे कि हमेशा धागा टाइट रहे, घुमाएंगे तो सर्किल बन जाएगा। अब ये बात नहीं बताइएगा तो बोर्ड क्या समझेगा कि मैं तो छोड़ दीजिए ये काम तो बच्चा भी कर सकता है, नहीं है तो उससे रिलेटेड प्रॉब्लम जो समझना पड़ेगा ना। सर इसका जवाब ठीक हो सकता है क्या कि पढ़े को बहुत लंबा समय हो गया भूल गए हैं? इसका जवाब कुछ सवाल में हो सकता है, लेकिन बिल्कुल जो कॉमन सवाल है उसमें ऑनेस्ट पर नहीं चलेगा। जैसे ये सवाल हमने पूछा, इसमें नहीं चलेगा वो, इसमें क्या पढ़िए आगे बोलाइएगा, है ना। ये सर्किल की बात हुई ना, इसे आगे भी पूछ सकते हैं। सर्किल के बाद आइए इलिप्स, इलिप्स कैसे ड्रॉ कीजिएगा? इलिप्स सुना है ना, जी इलिप्स कैसे ड्रॉ कीजिएगा? इलिप्स ड्रॉ करना है। अब टेस्ट आश्रम मैथमेटिक्स का होगा, वो तो कॉमन चीज था। अगर वहीं आप नहीं देते तो बहुत खराब इंटरव्यू आपका हो जाता कि सर्किल भी नहीं बता पाए। सर्किल बता दिया तो कुछ दम निर्णायक है। अब बताइए इलिप्स कैसे ड्रॉ कीजिएगा? इलिप्स इस तरह का होता है इलिप्टिकल, कैसे ड्रॉ कीजिएगा? इलिप्स ड्रॉ करने के लिए एक तागा लेते हैं, उसमें 2 पिन लगाते हैं दोनों तरफ, और दोनों को ढीला करके जैसे गाड़ देंगे दीवार में, तो धागा ढीला हो जाएगा। अब एक पेंसिल ऐसा लगाएंगे कि तागा जो इस तरह का हमेशा रहे, इस तरह का रहे, मतलब टाइट रहे दोनों, है ना, और ये पेंसिल मूव करता रहे। तो वहाँ से मूव कराइएगा इस तरह से आप, तो देखिए इलिप्स बन गया, है ना। जैसे सर्किल का प्रॉपर्टी क्या है, एक सेंटर से उस पॉइंट का डिस्टेंस हमेशा कांस्टेंट होता है, तब ऐसे होगा। इलिप्स का प्रॉपर्टी क्या है कि 2 फिक्स्ड पॉइंट है, उससे अगर उस पॉइंट को एक पॉइंट मिला दिया जाए, इसका जोड़ हमेशा कांस्टेंट होता है ना। तो ये हमेशा कांस्टेंट होगा, तो इस तरह से आप धागा को घुमाएंगे कि ये स्ट्रिंग हमेशा टाइट रहे, तो ये घूमते घूमते एक इलिप्स बन जाता है। ठीक है, कोई पैराबोला का एग्जाम्पल दीजिए तो। पैराबोला सुना है ना, पैराबोला का एग्जाम्पल दीजिए कोई वर्ल्ड में, रियल वर्ल्ड में। ठीक है, एग्जाम्पल बढ़िया दिया, नहीं उतना दूर कहाँ चले गए। तो सीधा कहिए ना भाई, एक बॉल को यहाँ तक अगर फेंक दिया जाए, या छत पर से एक पाइप लेकर पानी पटा रहे हैं, तो पानी से जा रहा है ना, उसका शेप क्या होता है? पैराबोला होता है। बिल्कुल सिंपल आंसर दीजिए, जितना सिंपल आंसर दीजिएगा, लेमेंस ज्ञान रखिए, बिल्कुल टेक्निकल,
तो ये आंसर दीजिए बिल्कुल सिंपल। जैसे आप पाइप लेके खड़े हैं छत पर, उसे पानी इसी तरह जा रहा है, तो उसका शेप क्या होगा? वही पैराबोला होता है ना। तो मैथमेटिक्स से यही सब पूछा जा सकता है। सर और एसडीएम एसडीसी कोर्स से लेकर क्या पूछा जा सकता हैं पोस्ट प्रेफरेंस से क्या पूछा जाता है? पोस्ट प्रेफरेंस, इससे कोई खास ऐसा नहीं पूछा जाता है। क्या पूछा जाएगा? जैसे कि आपने एसडीएम तो बनना है, तो डीएसपी में प्रेफरेंस है ना भाई, दोनों का है। जैसे आपको ये पूछा था कि आपका कौन सर्विस ज़्यादा अच्छा लगता है, आप कहिएगा एसटीएम एडमिनिस्ट्रेशन सर्विस है ना। तब जो है क्यों, इसका एक आंसर प्रिपेयर कीजिए। एसडीएम का जो वर्क है काफ़ी डाइवर्स नेचर का है ना। पुलिस क्यों नहीं? तो पुलिस का जॉब जो है लिमिटेड है, उसका स्कोप लिमिटेड है, एक खास तरह का काम केवल करना है। जबकि एक डीएम का जो रोल है वो बहुत ही डाइवर्स आ जाता है कि नहीं। और ये भी हम जानते हैं कि जो पुलिस ऑफिसर्स होते हैं वो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर के नीचे ही काम करते हैं, अंडर में। तो एक तरह से इस व्यू में थोड़ा सुपीरियर पोस्ट भी हुआ। तो दो इसमें खासियत हो गई कि पोस्ट सुपीरियर हो गया और डाइवर्स नेचर का हो गया, तो नेचुरली हम प्रिपेयर करेंगे उसको, बस। उसका आंसर सोचते आपको मिल जाएगा कि पुलिस और एसपी और डीएम में क्या फर्क है। एसपी जो है डीएम के अंडर ही ना काम करता है, तो हम क्यों एसपी बनना चाहेंगे, डीएम क्यों नहीं बनना चाहेंगे? फिर जो सुपीरियर पोस्ट है उसके लिए क्यों नहीं प्रयास करेंगे, है ना। और कभी भी पूछा जाता है कि जैसे और सब चीज़ में क्यों नहीं, जैसे प्रोफेसर आप क्यों नहीं बनना चाहते हैं? वो लोग जब एमए किए हुए हैं, पीएचडी किए हुए हैं, उस जगह प्रोफेसर आप क्यों नहीं बनना चाहते हैं कि आप सिविल सर्विस में आना चाहते हैं? तो आप कह सकते हैं कि हमारा नेचर ऑफ वर्क, नेचर इस तरह का है कि हम डाइवर्स नेचर का जॉब जो है प्रेफर करते हैं। बहुत लोग बैठ के काम करना प्रेफर करते हैं, बहुत लोग घूम फिर के काम करना पसंद करते हैं, जहाँ तहाँ जाना, बहुत लोगों से कॉन्टैक्ट करना, ये उनकी रुचि है। तो रुचि को तो आप कोई नहीं छीन सकते हैं, है ना। तो ये भी कहना होगा कि काम का जो है प्रभाव क्या पड़ता है, आउटकम क्या होता है। आप जो काम करने जा रहे हैं, तो कोई काम करते हैं तो आप दो उसका ऑब्जेक्ट होता है। एक तो अपने लिए, जैसे कोई सैलरी मिलती है, पद में अच्छा मिला, प्रतिष्ठा मिली। दूसरा होता है कि समाज और राष्ट्र के लिए, है ना। आपको जो पद दिया जाता है इसलिए कि आप राष्ट्र के लिए कुछ काम करें, और आप जो काम चुनते हैं इसलिए कि हमको पैसा मिले। तो दो इसमें पर्पस हुआ। आप जो काम नौकरी करते हैं, दो चीज़ें करते हैं, एक वेतन के लिए, एक वतन के लिए, समाज के लिए भी, राष्ट्र के लिए भी, अपने लिए भी, है ना। तो आपका आंसर में अपना जो है थोड़ा कम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि चूंकि अच्छा पद है, अच्छी सैलरी है, अच्छी प्रतिष्ठा इसमें लगी हुई है इसलिए हम ये चाहते हैं, ये भी है। इसको कैजुअली करना होगा। ज़्यादा ये करना होगा कि नहीं, हम डाइवर्स नेचर का वर्क है, इसमें ज़्यादा हम अपनी योग्यता को पूरा कर सकते हैं और ज़्यादा अच्छा समाज का कल्याण कर सकते हैं, देश का कल्याण कर सकते हैं, है ना। तो पूछा कि भाई प्रोफेसर बन के भी आप कल्याण कर ही सकते हैं, इंजीनियर बन के भी कर सकते हैं। इनको पूछेगा कि इंजीनियर बन के भी आप समाज का कल्याण कर सकते हैं, देश का कल्याण, या इसकी क्या जरूरत है सिविल सर्वेंट की। तो आप ये कर सकते हैं आप कि इंजीनियर बनने में, के काम करने में जो पब्लिक कॉन्टैक्ट है, पब्लिक का भाग डायरेक्टली नहीं होता है, इनडायरेक्टली होता है। जबकि ये सिविल सर्वेंट, पुलिस सर्वेंट बन के काम करने में पब्लिक से आप डायरेक्टली जुड़ सकते हैं। तो ये फर्क हुआ ना थोड़ा सा। तो डायरेक्टली काम करना ज़्यादा हमको पसंद है बनस्पत की हम किसी को पढ़ाएं प्रोफेसर बन के, अब वो नौकरी करें तो उसको सिर्फ देश का भला हो, है कि नहीं। हम ही देश का भला करें। इनडायरेक्ट और डायरेक्ट का फर्क हो जाता है, उसको हम इस तरह से कर सकते हैं। तो हर सवाल के बारे में आप सोचिए कि क्या इसमें अच्छा आंसर हो सकता है ना। सर, सवालों के उत्तर देने में कहा जाता है कि प्रो गवर्नमेंट अप्रोच होना चाहिए, किस लेवल का? प्रो गवर्नमेंट और अगेंस्ट की बात नहीं है। इसमें ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल ऑब्जेक्टिव वे में आंसर दें। जैसे हमने अभी एग्जाम्पल दिया है ना एसआई वगैरह का, कि ऑब्जेक्टिव करेक्ट आंसर होना चाहिए। और आप अगर किसी को अपोज करते हैं या किसी के फेवर में हैं, इसलिए मार्क्स नहीं मिलेगा आपको कि आप फेवर में हैं या करेक्ट अप्रोच, बल्कि इसलिए मार्क्स मिलेगा आपको कि आप उसके पक्ष में या विपक्ष में कितना पॉइंट आर्गुमेंट देते हैं,
है ना। तो आपका जो व्यू है प्रो, है ना, या अपोजिशन में, उसके पीछे आपका तर्क क्या है, वो कितना आर्गूमेंट कितना बढ़िया है, उस पर मार्क्स मिलता है। तो अगर आपके पास अच्छा तर्क है तो आप गवर्नमेंट के अगेंस्ट बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, है ना। लेकिन वो बिल्कुल सटीक होना चाहिए, कंट्रोवर्शियल नहीं होना चाहिए, है ना, टू द पॉइंट होना चाहिए। जो भी ओपिनियन बेस्ड क्वेश्चन है उसमें ही होता है, ये ओपिनियन के पक्ष में या विपक्ष में केवल होने मात्र से मार्क्स डिसाइड नहीं होता है, बल्कि आप का जो व्यू है उसके पीछे आपका आर्गुमेंट क्या है, कितना सॉलिड है, उस पर डिसाइड होता है मार्क्स, है ना। वैसे सर अभी एक सवाल है कि प्रेसिडेंशियल जो राष्ट्रपति और राज्यपाल किसी विधेयक को कितना दिन रोक कर रख सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का 6-7 महीने पहले जजमेंट आया, तो उस जजमेंट में उन्होंने कहा कि लिमिटेड टाइम फ्रेम के अंदर अगर आप नहीं स्वीकृति देते हैं तो वो सेल्फ स्वीकृत माना जाएगा। अभी जब प्रेसिडेंशियल रेफरेंस हुआ तो प्रेसिडेंशियल रेफरेंस में फिर सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने अपना जो ये मत दिया उसमें ये दिया कि नहीं, चूंकि संविधान के में ही ऐसा वर्णित नहीं है कि एक समय सीमा उनको नहीं बांधा जा सकता, तो फिर हम उनको समय सीमा बांध नहीं सकते। तो सुप्रीम कोर्ट का 2 अलग-अलग मतलब मत है, इसमें अगर हमसे पूछा जाए तो फिर क्या जवाब दें? जो लेटेस्ट नहीं, 2 अलग अलग मत मानिए, इसमें हमको भी ठीक से जानकारी नहीं है कि लार्जर बेंच क्या कहता है। लार्जर बेंच ने सर यही कहा है कि उनको हम बांध नहीं सकते। हाँ, तो जो लार्जर बेंच का डिसीजन है वही ना फाइनल होगा, उसको तो भूल जाइए, वो तो खत्म हो गया। तो सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उसका अगेंस्ट तो नहीं जाना चाहिए उसे, है ना, क्योंकि हमसे ज़्यादा ऊपर काफ़ी वो लोग ये लोग हैं, संविधान का संरक्षण। सब, हाँ, तो उन्होंने काफ़ी जो कंसिडर किया होगा हर चीज़ को, है ना। तो जो पहले का जजमेंट होता है वो ओवररूल हो गया लार्जर बेंच से, तो जो आपका वही माना जाएगा, है ना, उसका रेफरेंस नहीं होगा कि ये ऐसे करते तो ये करते, कौन अच्छा कौन बुरा नहीं, जो लार्जर बेंच कहता है वही जजमेंट होता है ना। और एकदम आपका व्यू ही पूछा जाएगा कि छोड़ दीजिए सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट, आप क्या चाहते हैं, तो अपना व्यू कहिए विद ड्यू रिस्पेक्ट। मैं तो ये कह सकता हूँ सर कि राष्ट्रपति और राज्यपाल के पास विवेकाधीन शक्तियां बिल्कुल होनी चाहिए किसी भी विधेयक पर सहमति देने का, लेकिन वो शक्ति इस हद तक न हो कि उन्हें वो अनंत काल तक हो। तो कर सकते हैं, जो कोई भी कर सकता है ना। कि पहली बात है कि किसी भी फंक्शनरी में अनलिमिटेड पावर नहीं होना चाहिए, तो बिल्कुल एग्रीड है, एक्सेप्टेड फैक्ट है, अनलिमिटेड पावर किसी में नहीं होना चाहिए, है ना। तो अगर अनलिमिटेड पावर इंडिपेंडेंटली अगर रोकने का होगा तो अनलिमिटेड पावर ना हो जाएगा। और दूसरा कि हर चीज वेलफेयर ऑफ पब्लिक के लिए होना चाहिए, है ना। तो अगर चुनी हुई सरकार के द्वारा कोई बात कही जाती है, कोई प्रोपोजल आता है, तो जरूर वेलफेयर के लिए होगा, है ना। तो वेलफेयर के स्कीम को आप नहीं मान रहे हैं इंडिपेंडेंटली, ये भी गलत है। तो आपका आर्गुमेंट उस तरह से होना चाहिए, है ना। लेकिन अगर ये पूछा जाए बिल्कुल तो स्पेसिफिक दे दो कि सुप्रीम कोर्ट जजमेंट छोड़ दीजिए, आपका अपना हृदय क्या कहता है, तो बताइए आप, है ना, कि इंडिपेंडेंट पावर नहीं होना चाहिए और पब्लिक वेलफेयर के लिए होना चाहिए, तो उसमें उसके अनुसार ये उतरता है, अगर उसको ध्यान में रखते हैं तो। अदरवाइज अगर टेक्निकली देना है तो तब तो वही तो सही है, टेक्निकल भी होता अलग होता है ना। ठीक है, ठीक है, फिर और मौका मिलेगा ही बीच बीच में। हाँ, मुझे फैक्चुअल बेस्ड कोई सवाल हो और उसका उत्तर नहीं पता हो, उस स्थिति में जवाब कैसे दें? ठीक है, सीधे नहीं जानते हैं और क्या कर सकते हैं, फैक्ट तो फैक्ट ना है, उसमें तो गेस नहीं कर सकते हैं, है ना। सॉरी बोलने पर नंबर करता है, सॉरी बोलने पर नंबर करता है नहीं करता है, वही डिपेंड करता है सवाल पर भी, है ना। बहुत सवाल ऐसा होता है आदमी जो नहीं जानता, आदमी सबसे तो जानता नहीं है, या बहुत चीज भूल सकता है, भूलने लायक सवाल भी होता है ना, तो वो ठीक है। लेकिन कुछ चीज़ें ऐसी है कि जो जानना ही चाहिए और जो भूलने लायक नहीं है, वो तब सॉरी बोलने पर नंबर कर सकता है ना। अब जैसे पैराबोला नहीं बताया तो कोई बात नहीं है, लेकिन आप सर्कल नहीं बताइएगा नंबर कट जाएगा, है ना। नहीं, इस बात समझिए, ठीक है, चलो।